जैसे जैसे हम करीब पहुंचते गए, हमें जानकारी मिली कि मदनवाड़ा में जो 2 पुलिसकर्मी जी सवेरे 7 बजे के आसपास शौच के लिए गए थे, पुलिस ने उसको मार गिराया है करके, नक्सलियों ने। जी। तो एक अचानक से विस्फोट की आवाज मैंने सुना, धमाके की। ये 8 बजे तो आप लोग पहुंच यहाँ से रवाना हुए, 9 बजे 10 बजे के आसपास की बात है। 9:30 के 10 बजे आसपास की, मैं वहाँ पे मौके पे था। जी। लगातार फायरिंग हो रही थी वहाँ पे। और ये पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी घटना थी, पहली घटना थी जिसमें एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान शहीद हुए थे और उनको हमने खोया था। मैं लगातार सुन रहा था फायरिंग। अच्छा, आवाज़ें आ रही थी। हाँ, मुठभेड़ जारी थी वहाँ पे, लगातार फायरिंग हो रही थी। मैं वहाँ पे लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में लेट करके पूरे घटना को रिकॉर्ड करता था। तो जो मोटरसाइकिल पार्टी जो अंदर गई हुई थी जी, वो पूरी तरह से फंस गई थी, वापस ही नहीं आ पाई। वापस नहीं। और फंसने के बाद लगातार अंधाधुंध नक्सलियों ने इस कदर फायरिंग किया कि एक भी जवान वहां पे जीवित नहीं बचा। जी, ये पूरा दिल दहलाने वाला मंजर। 12 जुलाई 2009 राजनांदगांव जिले का मदनवाड़ा कोरकोटी जंगल। क्या हुआ था उस दिन? आखिर ये तारीख काला अध्याय के रूप में क्यों जाना जाता है? गूगल करेंगे, मदनवाड़ा लिखेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी खबरें आ जाएंगी। लेकिन आज हम विस्तार से बात करेंगे कि मदनवाड़ा का वो मुठभेड़ क्या था, 12 जुलाई 2009 को वो दिन क्या था जिसमें एसपी शहीद वीके चौबे समेत 29 जवान शहीद हुए थे। आखिर वो कौन सा फेलियर था जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई थी? उस मुठभेड़ में हमारे वीर जवान शहीद प्राप्त हुए। हमारे साथ कमलेश सिमनकर जी हैं, राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस घटना को बहुत बारीकी से जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने अधिकारियों के हवाले से सुनी होगी, पढ़ा होगा, खबरें बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आज एक पत्रकार के नज़रियों से जानेंगे कि आखिर वो घटना क्या थी, क्या हुआ था, मंजर क्या था, क्या उस दिन इन्होंने देखा था। कमलेश सिमनकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी पहले से 20-25 सालों से पत्रकारिता का अनुभव है और उस दिन जब घटना हुई थी आज से 15 साल पहले, राजनांदगांव जिले का, अभी तो अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर जिले में आता है मदनवाड़ा, और मदनवाड़ा का नाम लेते ही आप गूगल करेंगे तो मदनवाड़ा से रिलेटेड नक्सलियों की बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी। और नक्सली पुलिस मुठभेड़ का ये अब तक का सबसे बड़ा मुठभेड़ कह सकते हैं, जिसमें एसपी समेत 29 पुलिस जवान मारे गए थे या फिर शहीद हुए थे। कमलेश जी, आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स में। और आपकी लेखनी पढ़ के, आपकी वीडियोस देख के हमने बहुत कुछ सीखा है। राजनांदगांव से मैं भी हूँ, तो सोचा आज इस विषय पर बात करनी चाहिए। काफ़ी गंभीर विषय है, काफ़ी संवेदनशील विषय है। मैं जानना चाहता हूँ कि 12 जुलाई 2009 जब खबरें आई होंगी आप लोग के पास में, आप लोग के पास ये खबरें कैसे आई थी और आप लोग के जहन में पहली खबर क्या थी? उसके बाद जो एक एक घंटा बीतता गया, शाम होती गई, दोपहर होते गए, शाम होते गए, क्या कुछ रहा उस दिन? देखिए कि ऐसा है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चूंकि नक्सल प्रभावित जिला है, तो नक्सल से जुड़ी खबरें लगातार आते रहती थी उस समय भी। और उस समय मैं एक रायपुर के प्रिंट अखबार के लिए पत्रकारिता कर रहा था और मेरे जो 25 साल हो गए होंगे, लगभग 25 साल करीब हो गए हैं मुझे पत्रकारिता में। तो उस समय अतुल श्रीवास्तव जी थे, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। उस समय वो एक न्यूज चैनल के लिए काम करते थे, सहारा के लिए काम कर रहे थे। तो उनके लिए मैं कैमरा ऑपरेट करता था, मुझे भी इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने का, तो वो मुझे अक्सर लेकर के चलते थे। तो 12 जुलाई की जो घटना थी उसको एकदम विस्तृत से बात करूं मैं, तो सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास मुझे श्रीवास्तव जी का फोन आया कि बोले यार मदनवाड़ा में कुछ बड़ी घटना हुई है और हमको तुरंत चलना है वहाँ पे करके। तो चूंकि जुनून था और नक्सल में काम करने का इंटरेस्ट बहुत था मुझे, तो बहुत मुश्किल से 10 मिनट में मैं अपने कैमरे और डीवी के साथ में तैयार हो गया। मैंने अतुल जी से बोला कि यार मैं कहाँ पे मिलूँ, कहाँ से पिक करोगे? तो बोले मैंने गाड़ी हायर कर रखी सुमो।
तो वो बसंतपुर एरिया के आसपास आएगी जी। तो हम वहीं पे मिलते हैं और वहीं से अपन निकल चलेंगे करके। इस दौरान अतुल जी ने एसपी साहब से बात किया, चौबे जी से। अच्छा, उसमें बात हुई। हाँ, तो बोले कि वो सर मैं भी चल रहा हूँ, कहाँ पर हैं आप? तो बोले अतुल जी मैं निकल गया हूँ, आप लोग आ जाइए। चौबे सर निकल गए थे? हाँ, तो चौबे जी और हमारे बीच का जो डिस्टेंस था जी, वो बहुत मुश्किल से आधे घंटे का डिस्टेंस होगा जी। आधे घंटा 20-25 किलोमीटर गैप हाँ, रहा होगा। बस उसी गैप में तब तक हमारी भी गाड़ी आ गई थी और हम भी लगभग 8 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल चुके थे। राजनांदगांव से निकल गए? राजनांदगांव से हम निकल गए। इसी बीच उस समय नक्सलिज्म बहुत चरम पर था राजनांदगांव में, मुला मानपुर इलाका। हाँ, बहुत ज्यादा 15 साल पहले ज्यादा था। उस समय काफी घटनाएं हो रही थी और लगातार हम उसको कवरेज भी कर रहे थे। अब चूंकि ये बड़ी घटना की खबर थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारा इंटरेस्ट और क्रिएट होते जा रहा था। उसमें कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पे, कौन सी घटना हो गई, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई। तो हम बिना रुके नॉन स्टॉप हम 100 किलोमीटर का सफर बहुत मुश्किल से 1 घंटे 10 मिनट में हमने तय कर लिया। उस समय व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उस समय एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह कुछ छोटा सा रिंग का फोन। हाँ, बस एक छोटा सा मोबाइल रहा था और जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए शूट होता है एक हैंडीकैम और उसमें डीवी, और इसी से बस काम चलता था और लैपटॉप के माध्यम से एफटीपी करके खबरों को वायरल करते थे। वीडियो हाँ, ये चीजें होती थी उस समय। तो बहुत मुश्किल से हमने 1 घंटे 10 मिनट में वो लगभग 100 किलोमीटर का सफर हमने तय किया कि जानने के लिए कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। उसमें तो सड़कें भी नहीं बनी थी। हाँ, उस समय कुछ भी नहीं, अभी तो सब सरान रोड है। वो तो उस समय ये स्थिति थी कि यदि पुलिस को मदनवाड़ा जाना है बेस कैंप में तो वहाँ पे जाने के लिए आपको पहले ओपनिंग पार्टी भेजनी पड़ती थी, है ना, पूरा एरिया पूरा कवर होता था। उसके बाद में पुलिस के कोई बड़े अधिकारी उस क्षेत्र तक पहुँच पाते थे। ये स्थिति हुआ करती थी। तो जैसे जैसे हम करीब पहुँचते गए हमें जानकारी मिली कि मदनवाड़ा में जो 2 पुलिसकर्मी सवेरे 7 बजे के आसपास शौच के लिए गए थे, पुलिस ने उसको मार गिराया है करके। नक्सलियों ने शौच के लिए गए थे उनको। फिर जैसे जैसे हम वहाँ मानपुर पहुँचे तो मानपुर पहुँचते ही देखने में ये आया कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा नक्सलियों की एक्टिविटीज सामने आ रही थी। तो अतुल जी ने मुझे बोला कि यार मैं रेस्ट हाउस के पास में रुक जाता हूँ गाड़ी के साथ में, आप ऐसा करो कि डीवी और हैंडीकैम को लेकर के आगे बढ़ो। तो उस समय पुलिस वालों ने हमें रोक दिया, बोले आप आगे नहीं जा सकते करके। तो अतुल जी रेस्ट हाउस के पास में रुक गए, डीवी, लैपटॉप और वो लेकर के कि मैं यहाँ से विजुअल भेजूंगा, आप जितना ज़्यादा हो सके कवर कर सकते हो कवर कर। तो मैंने वो एक स्थानीय पत्रकार था उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के पुलिस से छुपते छुपाते हम उस जगह तक पहुँचे। मतलब रेस्ट हाउस से कोरकोटी की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर। उस जगह जहाँ पे घटना चल रही थी मैं लगातार सुन रहा था फायरिंग। अच्छा, आवाज़ें आ रही थी। हाँ, मुठभेड़ जारी थी वहाँ पे, लगातार फायरिंग हो रही थी। मैं वहाँ पे लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में लेट करके पूरे घटना को रिकॉर्ड करता था, सोए। हाँ, ताकि खड़े रहने पे मुझे भी ये था कि बुलेट मत आ जाए मेरे तरफ, बुलेट मत लग जाए मेरे को, मत मैं कहीं घायल ना हो जाऊं, इसलिए मैं लेट करके उस पूरे वाकया को रिकॉर्ड करता था। फिर आता था, फिर डीवी देता था, दूसरी डीवी लेकर के फिर मैं रन करता था उस जगह पे। तो मैंने वो जो घटनाक्रम देखा वो ये था कि नक्सलियों ने कोरकोटी से लेकर के कोहका के बीच में लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिए पे बहुत लंबा चौड़ा एम्बुश लगा करके रखा था। उसमें कम से कम 450 से 500 अगल बगल थे उन लोग, पहले से घात लगा के बैठे थे। घात लगा के बैठे थे। एम्बुश मतलब वही होता है कि नक्सलियों ने गोरिल्ला वार की तैयारी कर रखी थी, कोई बचने का कोई मौका नहीं देना। हाँ, किसी को बचने का मौका नहीं देना। अच्छा, वो जो जिस एरिया को उन्होंने स्पॉट कर रखा था वहाँ पे हुआ क्या था, लगभग 20 फीट की स्टेट हाईवे की रोड थी और आजू बाजू पूरे सागौन के पेड़ लगे हुए थे, है ना। तो जैसे ही रोड खत्म होती थी 4 फीट के बाद में बीएसएनएल वालों ने केबल बिछाने के लिए एक पूरी नाली खोद के रखी थी और नाली की गहराई लगभग 3 फीट के आसपास और उसके बाद में थी बड़ी बड़ी चट्टानें। तो उस चट्टानों को और नालियों को नक्सलियों ने मोर्चा बना करके रखा वहाँ पे छुपे थे। हाँ, वहाँ पे वो छुप करके उनका बहुत काम करके वो वार कर रहे थे।
तो मैं देख रहा था कि लगातार फायरिंग हो रही है और इस बीच में मुझे ये जानकारी मिली कि चौबे साहब एक बार कोका होकर के आ चुके थे। अच्छा जी। कोका तक होकर के आ चुके थे। इस बीच में उनके ड्राइवर को गोली लगी थी जी, है ना। और ये भी सुनने में आया कि उस समय के जो तत्कालीन आईजी थे मुकेश गुप्ता साहब, उनका निर्देश था कि आप जवानों के मोरल को डाउन नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो फिर से चौबे साहब एक बार फिर निकल गए। फिर मैंने देखा कि पीछे से मोटरसाइकिल की जो पार्टी थी अंबागढ़ चौकी और मोहल्ला की जो चल के आई थी मोटरसाइकिल से, वो भी वहाँ पे घुसी अंदर में कोरकोटी और कोहका के बीच में जहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा के रखा था। पहले से घात लगा के बैठे थे। तो एक अचानक से विस्फोट की आवाज मैंने सुना, धमाके की। ये 8 बजे तो आप लोग पहुंच यहाँ से रवाना हुए, 9 बजे 10 बजे के आसपास की बात, 9:30 के आसपास मैं वहाँ पे मौके पे था। लगातार फायरिंग हो रही थी वहाँ पे। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा विस्फोट की आवाज मैंने धाए से सुना। देखा तो एक ट्रक खड़ा था बीच में फंसा हुआ और एक एंटी लैंड माइंस व्हीकल वहाँ पे फंसी हुई थी और एम्बुश लगा हुआ था वहाँ पे नक्सलियों का। तो विस्फोट होने के बाद मैंने ये देखा कि पेड़ जो किनारे में लगे हुए थे वो लगातार गिरते गए, उधर भी गिरे इधर भी गिरे, लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में। तो जो मोटरसाइकिल पार्टी जो अंदर गई हुई थी वो पूरी तरह से फंस गई थी, वापस ही नहीं आ पाई। वापस नहीं। और फंसने के बाद लगातार अंधाधुंध नक्सलियों ने इस कदर फायरिंग किया कि एक भी जवान वहाँ पे जीवित नहीं बचा जी। ये पूरा दिल दहलाने वाला मंजर मैंने वो पूरा वहाँ पे देखा वहाँ पे। और एंटी लैंड माइंस के अंदर में आईजी मुकेश गुप्ता और उनके साथ में और कुछ जवान वहाँ पे थे। वापस उन लोग भी आ गए? नहीं, वो वहाँ पे थे जी। जब नक्सली पूरी तरह से फायरिंग बंद कर चुके थे, लगभग 10:30 के आसपास लगभग फायरिंग बंद हुई जी। और फायरिंग बंद होने के बाद नक्सली जब चले गए, यहाँ तक कि जवानों के विसिल जो थे जी उसको तक उन्होंने निकाला। सारा सब कुछ नक्सलियों ने जूते निकाले, गन निकाले, उनके घड़ी, पॉकेट, पर्स, वॉलेट, सब चीज वो अपने साथ में ले गए। इवन विसिल तक वो साथ में लेकर के गए, कोई सामान नहीं छोड़े, सब सामान बेल्ट सब चीज वो लेकर के गए। उसके बाद में मुकेश जैसे ही नक्सली चले गए, एंटी लैंड माइंस में जो मुकेश गुप्ता थे उनको पता लग गया, एहसास हो गया कि अब वो चले गए हैं। तब वो बाहर निकले, तब उन्होंने फिर हम बाहर ही खड़े थे। अब हमें तो पता लग गया था कि चौबे साहब खत्म हो गए करके, शहीद हो गए, लेकिन वो आधिकारिक पुष्टि नहीं थी हमारे पास। ये 10, 11 के आसपास। हाँ, 10:30 के। तब गुप्ता साहब ने हमको फिर बुलाया और हमको फिर बाइट दिया कि बोले पूरे घटनाक्रम में एसपी चौबे साहब भी शहीद हो गए करके। ये 10:30, 11 के आसपास की बात की पुष्टि हो गई। तब इस चीज की पुष्टि हुई कि चौबे साहब भी इस घटनाक्रम में नहीं रहे। पहली बार किसी घटना में कोई एसपी रैंक का अधिकारी शहीद हुआ था। और ये पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी घटना थी, पहली घटना थी जिसमें एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान शहीद हुए थे और उनको हमने खोया था जी। बड़ा ये सीन क्रिएट लगा मुझे कि इतनी बड़ी घटना जब हुई, जब 450 से 500 नक्सली वो मैं लगातार इस घटना के 15 दिन तक लगातार उस क्षेत्र में गया जी, लगातार जी उस क्षेत्र में, क्योंकि ये पूरी नेशनल न्यूज़ थी। बीबीसी पहुंची थी, आज तक वाले पहुंचे, एनडीटीवी वाले, जितने नेशनल चैनलों में सारे चैनल लगातार आ रहे थे और सबके साथ में मैं जा भी रहा था वहाँ पे। तो जब भी मैं गया तो कभी हैंड ग्रेनेड मिले मुझे वहाँ देखने के लिए, हाँ उस जगह पे, और वहाँ पे बिस्किट के पेपर, ड्राई फ्रूट के पैकेट, है ना। अब मतलब नक्सली पूरी तैयारी के साथ आए थे। नक्सली पूरी तैयारी के साथ आए थे। लगभग उस समय इंटेलिजेंस एकदम फेलियर हो गया, एकदम फेलियर, नक्सली इकट्ठा है वहाँ पे, एकदम फेलियर था पूरी तरीके से। इंटेलिजेंस फेलियर बोला जा सकता है उसको, क्योंकि 3 दिन से उन्होंने वहाँ पे मोर्चा बना कर तैयारी कर रखी थी।
अच्छा, सबसे अच्छा, बड़ी एक चीज और सामने आई थी बात की, बारिश का वक्त था, बारिश के वक्त नया कैंप खोला गया था, शायद ये नया जी कैंप जी था वहाँ पे। मदनवाड़ा जी और सीतागांव, जी, ये 2 जगह नए कैंप खोले गए थे। उसी वक्त खोले गए। हाँ, उसी वक्त खोले गए थे। नक्सली से बौखला गए। हाँ, नक्सली इससे बौखला गए क्योंकि वो उनका क्षेत्र था। अब वहाँ तो उनको रहना था और इस बीच में यदि पुलिस कैंप खोल रही है तो उनके लिए तो नुकसान वाली बात थी। तो इससे वो नाराज थे और इसी के चलते इन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम भी दिया था। कैंप को लेकर एक बात और कही गई कि तमाम जगह पे छपी भी खबरें और बातें होती कि कैंप खोलने की जो जल्दबाजी थी वो भारी पड़ गई। उस मतलब शायद बता रहे कि कैंप को थोड़ा और वक्त बाद खोला जाना था, ये भी हाँ हाँ, ये चीजें भी सामने आई थी कि जितनी हड़बड़ी से या जितनी तत्परता से सीतागांव और कोका के कैंप को खोला गया वो कहीं ना कहीं जल्दी थी, है ना। उससे ज्यादा नक्सली जो थे वो एकदम ज्यादा बौखला गए थे। जी, जवानों की संख्या कितनी रही होगी? नक्सली तो 400-500 के आसपास आप बता रहे हैं, तो जवान कितने गए थे जो आपके हिसाब से? यहाँ से जो जवान गए थे उनकी संख्या बहुत कम थी उस समय, फोर्स कम थी। और बाइक में गए थे? ये बाइक से, वो जो बाइक वाली जो टीम आई थी, ये अंबागढ़ चौकी और मोहल्ला की टीम थी, है ना। ये लोग गए थे अंदर में देखने के लिए, बाकी तो बैक सपोर्ट के लिए थाने में मौजूद था। उतना बल पर्याप्त नहीं था बल। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उस समय उस क्षेत्र में सीआरपीएफ तैनात थी। सीआरपीएफ तैनात थी। हाँ, लेकिन उनके जो कमांडेंट थे रणबीर सिंह, उन्होंने अपना मुख्यालय राजनांदगांव कर रखा था। राजनांदगांव होने के चलते अब चूंकि इनको बैक सपोर्ट की जरूरत थी डीएफ को, है ना, तो ये बार बार मांग भी कर रहे थे सीआरपीएफ से कि हमको बैक सपोर्ट चाहिए। लेकिन उनके कमांडेंट चूंकि जिला मुख्यालय में बैठे हुए थे तो उन्होंने बैक सपोर्ट नहीं भेजे भी। काफी देरी हो गई, काफी देरी होगी, तब तक सब कुछ इस दौरान पूरा खत्म हो गया। बिल्कुल। शव को कैसे लाया गया? बता रहे कि जो मंजर था वो तो बड़ा बहुत दिल दहला देने वाला था। पेड़ों को हटाया गया। अच्छा, वो जो पेड़ उन्होंने काट के रखे थे, वेल प्लान था वो, आधे पेड़ काट के रखे थे, धीरे मतलब ज्यादा हल्का सा कुछ मूवमेंट हो तो पूरा गिर जाए। हाँ, फिर उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ सड़क के बीचों बीच में, उसके कंपन से वो पेड़ गिर गए ताकि बाकी फोर्स को आगे जाने मौका ना मिले। हाँ, फोर्स आने जाने, ताकि वो जो अंदर घुसी फोर्स बाहर मत निकले और बाहर वाली फोर्स अंदर ना सके। ये मतलब ये प्लान किया था उन्होंने, नक्सलियों ने, और इसमें वो सफल भी हो गए। ट्रैक्टरों से शव को लाया गया। हाँ, उसके बाद में फिर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, है ना, जो शहीद हुए थे पुलिस वाले, उनके शव को फिर ट्रैक्टर से लेकर के सामुदायिक केंद्र मानपुर तक उनको पहुंचाया गया। वहाँ उनके शवों को रखे गए। फिर पवन देव जी उस समय हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे वहाँ एसपी विनीत चौबे सर का शव को लेने के लिए। तो वो लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास पवन देव जी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके फिर शव को लेकर के राजनांदगांव मुख्यालय पहुंचे और फिर राजनांदगांव में रात भर उनका पीएम चला और फिर यहाँ पे पुलिस लाइन में उनका सलामी दी गई। और वाकई में दिल दहला देने वाली घटना थी। और ये आपकी जिंदगी का मतलब इससे भयानक मंजर और कभी आपने नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। आज भी मैं उस घटनाक्रम को याद करता हूँ। आपके कॉलम आज छपे सारे अखबारों में। पूरा शरीर समय आपने मेरा सिहर उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप बता रहे थे तो रोंगटे खड़े हो गए। भयावह स्थिति थी। मैंने इतना दिल दहला देने वाला मंजर अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। ये पूरा वाक्य। कमलेश सिमनकर जी थे जिन्होंने घटनाक्रम को बहुत संजीदगी से बताया, बहुत सरल शब्दों में बताया कि वाकई में जब ये कमलेश जी बता रहे थे तो मुझे लग रहा था पूरा लाइव सीन मेरे आंखों के सामने, कल्पना से मैं उसको देख पा रहा था कि क्या क्या हुआ होगा उस दिन में। तो मुझे लगता है कि 12 जुलाई है और 12 जुलाई को सभी हमारे शहीद वीर जवानों को शत शत श्रद्धांजलि और उनके परिवार को भगवान दुख सहने की शक्ति दे। 15 बरस हो चुके हैं। आप सोचिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या बीती होगी। 12 जुलाई जैसे ही वो तारीख आती है, वो तारीख उनके लिए कैसा बीतता होगा आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। उनके परिजनों को जो आज का यहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ, उस कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँचे। आईजी दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग साहब भी पहुँचे थे, एसपी, तमाम अधिकारी और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और कमलेश सिमनकर जी का धन्यवाद, उन्होंने 12 जुलाई की घटना के बारे में बहुत विस्तार से, मुझे लगता है कि इतने विस्तार से मैंने इस घटना को अभी तक कोई कवर नहीं किया, मैंने भी कवर नहीं किया है। तो आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।